पिछले कुछ दिनों से मैं लगातार कुछ इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन कर रहा था धर्मस्थला के ऊपर। वहाँ हमारे जो सहयोगी हैं सगाई राज के ज़रिए भी तो कुछ चीज़ें कोशिश कर रही हैं जो सच्चाई वहाँ तक पहुँचने की, क्योंकि बीच में बहुत सारी चीज़ें भटकाने वाली आई थी। कुछ मीडिया का एक हिस्सा है जो लगातार ये साबित करने पर तुला है कि जो शिकायतकर्ता सफाई कर्मचारी है वो झूठ बोल रहा है, उसका अपना मकसद है, वो टाइम पास कर रहा है। लेकिन सवाल ये कि अगर वो झूठ बोल रहा है तो ये तो रिकॉर्ड पर है कि पिछले 20-30 सालों में धर्मस्थला से सैकड़ों लोग गायब हुए, तो फिर उनकी सच्चाई क्या है? अभी एक नया कोई गवाह सामने आ गया और उसने ये क्लेम किया है, शायद राजा उसका नाम है, कि वो सफाई कर्मचारी को जानता है और वो झूठ बोल रहा है, वो गुमराह कर रहा है, लेकिन उसका मकसद क्या है मैं नहीं जानता हूँ। तो इस तरीके से कुछ लोगों को आगे लाकर ये एक कोशिश की जा रही है कि धर्मस्थला में जिस टीम का गठन किया गया है SIT, उसकी जांच को रोकने की कोशिश की जाए और इस सफाई कर्मचारी को झूठा करार देकर इस मामले को ख़त्म कर दिया जाए। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, इस पूरे केस में बड़े ताकतवर लोग शामिल हैं जिनके नाम हैं। कोशिश है, लेकिन दो बड़ी सिंपल सी चीज़ है। पहली ये कि शिकायतकर्ता सफाई कर्मचारी ने SP के सामने जाकर जब अपना बयान दिया तो उसने ये भी कहा कि आपको अगर शक हो तो आप मेरा नार्को लाई डिटेक्टर टेस्ट जो चाहें आप करा लें। यहाँ तक कि मजिस्ट्रेट के सामने उसने जाकर बयान दिया और उसने कहा कि झूठा बयान क्या होता है और उसकी सज़ा क्या होती है मैं जानता हूँ, होशो हवास में बोल रहा हूँ। तो जब इन दो जगहों पर गए, बयान दिया, एक बड़ा सिंपल सी एक चीज़ है, एक FIR होती है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। अगर आप कोई कंप्लेंट पुलिस के पास लेकर जाते हैं कि मेरे घर में चोरी हो गई या किसी ने मारा है या किसी का कत्ल हो गया, तो ऐसा नहीं है कि पुलिस आपके कहने पर सीधे FIR दर्ज कर देती है। पहले वो एक कंप्लेंट लिखती है, उस कंप्लेंट के बाद वो तफ्तीश करती है कि सामने वाला कंप्लेनेंट सच बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। और पुलिस के पास 72 घंटे का टाइम होता है, 72 आवर्स, उसकी बातों की सच्चाई को सामने लाने के लिए और भरोसा करने के लिए कि वो जो कुछ कह रहा है सच कह रहा है। और तब कहीं 72 घंटे के अंदर पुलिस FIR दर्ज करती है। बहुत सारे लोग कहते हैं हमारी पुलिस FIR दर्ज नहीं कर रही है, जबकि कम से कम मिनिमम 72 आवर्स के राइट पुलिस के पास होता है। तो कोई भी आए और सीधे FIR दर्ज नहीं होगी, पहले पुलिस कन्विंस होगी, कुछ बेसिक सबूत उससे रिलेटेड देखेगी, तब FIR दर्ज होता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब इस शिकायतकर्ता सफाई कर्मचारी ने SP को वहाँ कंप्लेंट दिया, इसके बाद मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दर्ज कराया, उसके बाद कहीं जाकर FIR दर्ज हुई और उसके बाद कहीं जाकर कर्नाटक सरकार ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम, वो भी इतनी भारी भरकम, जिसको लीड करने वाला एक DGP रैंक का अफसर बनाया। तो पहले पुलिस को दिए गए बयान और फिर मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान में अगर कोई भी चीज़ लगती कि ये सफाई कर्मचारी झूठा है, हवा में बातें कर रहा है, हवाई बातें कर रहा है, तो ये बताएं इतने सारे पढ़े लिखे तेज़ दिमाग लोग जो सरकार में बैठे हैं, पुलिस में बैठे हैं, FIR दर्ज करके चलिए, कहते ठीक है जांच करो। इतनी भारी भरकम टीम बना दी। और आप सोचिए, इस टीम का पर डे का खर्चा भी आपको बताया था पहले। तो ऐसे ही तो नहीं है, कुछ ना कुछ तो चिंगारी उन्होंने भी देखी होगी कि इस बंदे में जो भी बोल रहा है उसमें कुछ सच्चाई है, और इसीलिए ये टीम बनाई। क्योंकि आप किसी के भी शिकायत करने पर इतनी भारी भरकम टीम बनाएं तो कल को जगहसाई आपकी होगी। तो ऐसा नहीं है कि ये यूं ही हवा में टीम बना दी गई, कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई थी, इस वजह से ये टीम बनी। बट एक दूसरा फैक्ट है जो उसने खुद आज तक खुद ये इंटरव्यू में सफाई कर्मचारी ने कहा था कि पिछले 18-20 सालों में इस धर्मस्थला के आसपास की चीज़ें बहुत बदल गई हैं। लोकेशन बदल गया है, जंगल ज़्यादा बड़े हो गए हैं, घासें हो गई हैं, बाढ़ आने की वजह से डायरेक्शन चेंज हो गया है। तो कुछ चीज़ें वो भूल रहा हो, सही शायद स्पॉट में वो कंफ्यूज भी है, लेकिन उसका भी दावा है कि उसने जो कुछ कहा है मजिस्ट्रेट के सामने या पुलिस को या फिर SIT को, वो उस दावे पे कायम है। तो इसकी पूरी डिटेल निकाल कर जो अपडेट के साथ मैं जल्दी कल या परसों आपको डिटेल में कहानी सुनाऊंगा। बहुत सारे लोगों के मेल आ रहे थे कि धर्मस्थला की कहानी आपने छोड़ दी। ऐसा नहीं है, कुछ कोशिश कर रहे थे हम लोग इसमें अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन करके सच्चाई के तह तक पहुंचने की। तो कोशिश यही है, जो भी इसमें से चीज़ें निकल कर आएंगी कल या परसों आपको ज़रूर बताऊंगा। फिलहाल ये अपडेट देना ज़रूरी था। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। अभी जैसा मैंने बताया कि सफाई कर्मचारी के बयान, जब कोई कंप्लेंट होता है या कोई ऐसी चीज़, इंसिडेंट या वारदात होती है, तो कई बार पुलिस बहुत मशक्क़त करती है, मेहनत करती है।
एक लड़की गायब हो जाती है चलती ट्रेन से। अब वो गायब हुई, चलती ट्रेन से हुई, तो पुलिस के लिए तो एक मामला केस है, उसको सुलझाना है। अब पुलिस की टीम, जीआरपी की टीम यानी रेलवे पुलिस की टीम, वो सब लग जाती है। अब कंप्लेंट जीआरपी में दर्ज है तो जीआरपी की पूरी टीम लगी हुई है। करीब 70 लोगों की टीम इस पूरे केस में 12 दिनों तक काम करती है। सोचिए, 12 दिन 70 पुलिस वाले एक लड़की को ढूंढ रहे हैं, और इस दौरान में वो कई शहर के चक्कर काट रहे हैं, 500 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगाल डाले। और जब आखिर में सच्चाई सामने आई तो सच्चाई कुछ और थी। एक लड़की जो जज बनने की तैयारी कर रही थी, जज बनने के लिए पढ़ाई कर रही थी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठकर उसे जज बनना था, और जज बनने से पहले जो अभी वकील थी, वकालत कर रही थी, वकालत उसने शुरू ही की थी, उसने अपना दिमाग कहीं और लगाया। ये वो लड़की थी जिसने अपने गायब होने की कहानी खुद लिखी, अपनी गुमशुदगी की साजिश खुद बुनी, और एक एक चीज ध्यान रखा कि मेरे गायब होने में ऐसी कौन कौन सी कमजोर कड़ियां हैं जिसकी वजह से मैं पकड़ी जा सकती हूँ। पूरा होमवर्क किया और उसके बाद यह गायब हुई। कहानी अर्चना तिवारी की है। कुछ दिन पहले मैंने आपको सुनाई थी ये कहानी। शॉर्ट में अर्चना तिवारी, जिन लोगों ने नहीं सुनी, सिर्फ इतना बताता हूँ, फिर आता हूँ पूरी कहानी पर। अर्चना तिवारी 29 साल की एक लड़की जो कटनी की रहने वाली और इंदौर में रहकर पढ़ाई कर रही थी। जज की, सिविल जज बनने की तैयारी के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठना था। 7 अगस्त को उसका ट्रेन में एक रिजर्वेशन था, इंदौर टू कटनी, अपने घर जाना था, क्योंकि 9 अगस्त को राखी थी। 7 अगस्त को वो ट्रेन में बैठती है, रिजर्वेशन कंफर्म था, और घर वालों से ट्रेन में बैठने के बाद उसकी बात भी होती है, लास्ट मौसी से बात होती है। अगले दिन सुबह करीब 9 बजे इस ट्रेन को कटनी पहुंचनी थी। रात को पूरी बात हो गई, घर वाले सो गए कि सुबह बेटी आ जाएगी, अगले दिन राखी है। सुबह पूरा परिवार स्टेशन पहुंच गया अपनी बेटी को रिसीव करने। लेकिन जब वो स्टेशन पहुंचते हैं, 5 मिनट का स्टॉपेज, 5 मिनट बीत जाते हैं, सारे मुसाफिर उतर जाते हैं, लेकिन उनकी बेटी नहीं उतरती, वो गायब। अब अर्चना ट्रेन से उतरी नहीं, घर वालों को फिक्र, बट इससे पहले कि वो ट्रेन के अंदर अब झांक कर देखें, ट्रेन चल पड़ी, क्योंकि 5 मिनट का वक्त था। घबराए परेशान घर वालों ने अपने एक रिश्तेदार को फ़ोन किया जो ये ट्रेन अगले स्टॉप पे जहाँ रुकनी थी। उन्होंने कहा कि अर्चना नहीं है, उसका कोच नंबर ये है, ज़रा तुम वहाँ वक्त पे पहुँच जाओ, बॉगी में चेक करो कहाँ है, कहीं सोई तो नहीं रह गई। अब अगले स्टेशन पर अर्चना के रिश्तेदार ट्रेन के अंदर जाते हैं, बॉगी में चेक करते हैं, देखते हैं जिस बर्थ नंबर पर रिजर्वेशन था उसका, वहाँ पर सामान पड़ा था, और वो अर्चना का सामान था। ट्रेन में बैठे मुसाफिरों से पूछते हैं तो कहते हैं हाँ, ये अर्चना, इस हुलिया की एक लड़की बैठी थी, लेकिन आखिर में रात भोपाल के बाद वो दिखाई दी थी, नर्मदा नदी के आसपास तक। उसके बाद हमने नहीं देखा, सुबह हो गई, लेकिन उसका लगेज भी पड़ा हुआ था। उन्होंने सारा सामान उठाया, घर वालों को बताया, घर वाले अब रोते बिलखते रेलवे पुलिस को शिकायत दर्ज कराते हैं, चूँकि उसका रिजर्वेशन था, रिजर्वेशन चार्ट पे उसका नंबर, चलती ट्रेन से गायब। रात 3 बजे उसका मोबाइल भी बंद हो गया था। अब पुलिस परेशान कि ये क्या मामला है। अब रेलवे पुलिस भी लग जाती है, इसके अलावा जो एमपी पुलिस है उसको भी खबर दी जाती है। अब सभी परेशान। एक लड़की जो चलती ट्रेन से गायब, ट्रेन में चढ़ी, ट्रेन से घर वालों से बात की, वो गई कहाँ? अब कई सारी थ्योरी सामने आई कि ऐसा तो नहीं हुआ कि वो चलती ट्रेन से उसको किसी ने किडनैप कर लिया, रात का वक्त था और उसकी जो सीट थी बिल्कुल दरवाजे के पास। दूसरा ये कि नर्मदा नदी से पहले जो उसको आखिरी बार देखा गया, मानसून का मौसम, नदी उफान पर, तो उसने छलांग तो नहीं मार दी, या दरवाज़ा खोलकर खड़ी थी, एक्सीडेंटली तो नहीं गिर गई। ये सारे ख्याल, सारी थ्योरी घूम रहे हैं, लेकिन अर्चना का पता नहीं चल रहा है। अब पुलिस की टीम उसकी तलाश में लगी हुई, घर वाले परेशान। पुलिस इस एंगल से भी देख रही है कि कहीं उसका कोई इश्क विश्क का चक्कर, उसके मोबाइल के CDR निकाले, कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली। अब दिन बीतता जा रहा है, अर्चना का सुराग नहीं मिल रहा है। इसी दौरान जितने भी CCTV कैमरे थे इंदौर से लेकर कटनी रेलवे स्टेशन तक सब खंगाल डाले, कौन कौन मुसाफिर उतरा, किस स्टेशन पर उतरा, लेकिन उस किसी भी CCTV कैमरे में अर्चना दिखाई नहीं दी। अब इंदौर से चढ़ते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन आखिरी स्टेशन पर उतरते हुए दिखाई नहीं दे रही है, तो फिर मामला क्या है और माजरा क्या है?
तो डाउट यही था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने ट्रेन से छलांग लगा दी या नदी में कूद पड़ी। नर्मदा नदी में गोताखोरों को लगाया गया तलाशी के लिए, वहाँ से भी कोई डेड बॉडी नहीं मिली। पुलिस परेशान, जांच चल रही है। अब थक हार कर पुलिस ने फिर से अर्चना के मोबाइल पर ही फोकस किया कि शायद कोई सुराग मिले तो उसके मोबाइल से मिले, क्योंकि अर्चना का मोबाइल नंबर घर वालों के ज़रिए पुलिस को मिल चुका था। अब अर्चना के मोबाइल नंबर के ज़रिए CDR कॉल डिटेल रिकॉर्ड, ख़ास तौर पर 5, 6, 7, 8 अगस्त को किस किस से बातें हुई, कॉल डिटेल निकाला गया। जब कॉल डिटेल निकाला गया तो एक नाम आया जो पुलिस ने शॉर्टलिस्ट किया। तो उसने देखा कि पिछले 2-3 दिनों से, मतलब 7 अगस्त तक, सबसे ज़्यादा एक नंबर पर अर्चना बात कर रही थी। बहुत देर तक नहीं, लेकिन बाकी के मुकाबले देर तक। जब उसका नंबर निकाला गया तो पता चला कि और नाम कि सारांश नाम के एक लड़के का नंबर है। अब सारांश जो है वो वहीं शुजालपुर के पास का रहने वाला था। और जब सारांश के बारे में डिटेल निकाला गया तो पता चला कि सारांश और अर्चना अच्छे खासे दोस्त थे। इश्क मोहब्बत नहीं, लेकिन दोस्ती थी। लेकिन पुलिस को शक ये था कि ऐन अर्चना की गुमशुदगी से पहले के दौरान अच्छी खासी बात हो रही थी। तो फिर ये मामला क्या है? इसी दौरान में और जब कॉल डिटेल निकाला गया तो एक राम तोमर नाम के एक पुलिस अफसर का भी नंबर मिला, और उसके ज़रिए ये पता चला कि उसने एक टिकट बुक कराई थी, हालांकि वो बस की टिकट थी अर्चना के लिए। तो राम तोमर पुलिस वाले का क्या कनेक्शन, उससे पूछताछ हुई। तब राम तोमर ने कहा कि हाँ, अर्चना का फ़ोन आया था, मुझे एक टिकट बुक कराने के लिए कहा था, लेकिन उस बस के टिकट से वो गई नहीं, फिर वो घर अपने ट्रेन से ही गई। और उसने कहा मैं जब अर्चना के साथ मैं पुलिस में था, 2-3 बार वो कोर्ट में आई, वहीं पैरवी के दौरान उससे मुलाकात हुई, इससे ज़्यादा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। तो खैर राम तोमर भी शक के घेरे में था, लेकिन कोई सबूत था नहीं। अब पुलिस ने सारांश के ऊपर जीरो इन किया, क्योंकि सबसे ज़्यादा देर तक उसी से बात हो रही थी। धीरे धीरे फिर पुलिस ने सारांश तक पहुंच बनाई और सारांश को बुलाया पूछताछ के लिए। सारांश पुलिस के सामने। अब सारांश से जब पुलिस ने पूछताछ की और उससे कहा कि भाई ऐसे ऐसे गायब है, और कहीं ऐसा तो नहीं कि अर्चना को कुछ हो गया और उसको मार दिया और तुमने ही मारा है। अब सारांश की हवा खराब कि मामला क्या है। पुलिस ने बताया कि देखो, ये लगातार तुम्हारी बात हो रही थी और तुम जो भी अर्चना के बारे में जानते हो वो बता दो। आखिरकार अब सारांश ने कहानी सुनानी शुरू की, और इस कहानी के जरिए एक नई कहानी सामने आई। सारांश ने कहा कि अर्चना कहीं गायब नहीं है, अर्चना ने सुसाइड नहीं किया, अर्चना को किसी ने मारा नहीं, वो इस वक्त नेपाल में है और अपनी मर्जी से। पुलिस वाले ने पूछा ऐसा क्यों? फिर ये गुमशुदगी का नाटक, घर वाले उधर परेशान है, इधर पुलिस परेशान है। तब उसने पूरी कहानी बताई। उसने कहा कि कुछ वक्त पहले अर्चना के घर वालों ने एक पटवारी से अर्चना की शादी तय की, और अर्चना से कहा कि देखो, तुम्हारी जज की पढ़ाई तो चलती रहेगी, शादी के बाद भी पढ़ाई कर सकती हो, जज बन जाओगी, पर शादी कर लो, तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है। अर्चना उस पटवारी से शादी नहीं करना चाहती थी, और फिलहाल वो उसका फोकस ही जज बनने पर था, तो वो शादी करना ही नहीं चाहती थी। लेकिन घर वाले जिद पर अड़े थे। अर्चना ने काफ़ी समझाया, उसे लगा घर वाले मानेंगे नहीं और उसकी शादी करा देंगे। अब उसे लगा क्या करें। फिर उसने सारांश को अपने साथ बुलाया एक दिन, और एक और बंदा था तेजेंद्र नाम का, जिसके साथ ये एक ड्राइवर था पेशे से, और अर्चना जब भी लंबा ट्रैवल करती थी तो वो इसी को हायर करती थी। तो उसने उसको बुलाया और इन सभी ने मिलकर एक ढाबे पर एक मीटिंग की। और इस ढाबे पर मीटिंग करने के बाद अर्चना ने उन्हें बताया कि देखो, मेरे घर वाले मेरी शादी कर रहे हैं, मैं शादी करना नहीं चाहता हूँ और मुझे जज बनना है, तुम मेरी मदद करो। तो उसने कहा क्या? तो उसने कहा, पहले तो उसने सारांश से कहा कि काम करो, तो मेरे दोस्त तो चलो हम लोग भाग चलते हैं, कहीं छुप के रहेंगे, तैयारी करेंगे। सारांश ने मना कर दिया। फिर अर्चना को भी लगा ये आइडिया ठीक नहीं है, तो उसने कहा फिर क्या करें। चूंकि एक वकील भी थी, वकालत कर रही थी, अर्चना का दिमाग तेजी से चल रहा था। उसने कहा कि एक काम करते हैं,
मैं गायब हो जाती हूँ। थोड़े दिन तक ढूंढेंगे, मैं मिलूंगी नहीं, और उसके बाद तय वक्त देख कर फिर लौट आऊँगी। तब तक एग्ज़ाम भी हो जाएगा। लेकिन मेरे गायब होने में तुम लोगों को मदद करनी पड़ेगी। दोनों ने कहा ठीक है मदद करेंगे, पर बोला प्लान क्या, गायब कैसे होगे? तब उसने कहा मुझे गुमशुदगी ऐसी मेरी हो कि मैं जहां से भी गुजरूं किसी कैमरे में कैद ना हूं, क्योंकि आजकल कैमरे से फौरन पकड़ में आ जाता। सीसीटीवी कैमरा जगह जगह है, नंबर 1। नंबर 2, मेरा मोबाइल जो है मेरा दुश्मन है, तो मैं मोबाइल का भी इस्तेमाल कम करूंगी और फिर मोबाइल को कहीं और फेंकना पड़ेगा। और इसके बाद मैं किसी शहर में छुप कर रहूंगी। मैं किसी ऐसे टोल या उससे नहीं गुजरूंगी जहां पर फास्टैग हो या फिर टोल लगता हो, क्योंकि वहां भी कैमरा होता है और उससे भी पकड़ में आ जाऊंगी। मतलब एक एक चीज। तो ये हुआ कि ठीक है। तो उसने कहा कि मैं राखी का त्यौहार आ रहा है, घर जाने के लिए टिकट बुक कराती हूँ, लेकिन घर नहीं जाऊंगी। तो कहाँ जाएंगे भाई? तो पूरा रूट तय हुआ कि तुम इंदौर से बैठोगी, इटारसी स्टेशन के आसपास या इटारसी स्टेशन पर तुम उतरोगी, और फिर वहां से ये जो तेजेंद्र है ये कार लेकर बाहर खड़ा होगा और उस कार से तुम आगे का सफर करोगी। अब इटारसी स्टेशन क्यों? इसकी भी एक बड़ी वजह थी। असल में ये लोग अक्सर ट्रेन से सफर किया करते थे। इन्हें मालूम था कि इटारसी पर जब भी कोई ट्रेन जाती है तो अमूमन ऑर्डर पर खड़ी हो जाती है, तो ऑर्डर पर आसानी से उतरा जा सकता है। ऑर्डर मीन्स जब भी कोई प्लेटफॉर्म आता है उससे पहले। तो उसने कहा ठीक है। अब साथ में तेजेंद्र इसके साथ इंदौर से बैठता है 7 अगस्त को अर्चना के, लेकिन वो दूर रहता है, उसके करीब नहीं रहता। फिर मौका देखकर अर्चना उसको अपना मोबाइल दे देती है कि ये तुम कहीं रास्ते में फेंक देना ट्रेन से। वो फेंक देता है। फिर उसके बाद इटारसी आने से पहले तेजेंद्र उससे अलग हो जाता है। अब इटारसी पर ऑर्डर पर रुकती है ट्रेन और अर्चना उस ट्रेन से उतरती है और ऑर्डर से ही बाहर से बाहर होते हुए सीधे वहाँ पे इंतज़ार कर रहा था सारांश और फिर तेजेंद्र। ये लोग एक कैब में बैठते हैं और वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद सारांश कुछ देर तक साथ रहता है, फिर लौट आता है। अब ये तेजेंद्र के साथ इटारसी से निकलती है और पहले जाती है शुजालपुर, फिर बुरहानपुर। इसके बाद अब इनका प्लान ये था कि इन्होंने किराए पे कमरा भी ले रखा था इसी बुरहानपुर और शुजालपुर के पास, ताकि वहीं रह के पढ़ाई करेगी। लेकिन हुआ यह कि इसकी गुमशुदगी की खबर मीडिया में आ गई और सोशल मीडिया पर आ गई। अब उसने देखा, अब वो घबरा गई कि मेरी तो तस्वीर और सारी चीज़ें चल रही है, तो ऐसे में तो लोग पहचान लेंगे अगर मैं एमपी में ही रही तो। फिर उसने अपना इरादा बदला। उसने कहा यहाँ से निकलना पड़ेगा, अब कहाँ छुपे। तो ये वहाँ से निकल गई सीधे हैदराबाद साउथ। वहाँ हैदराबाद में रही। हैदराबाद में रहने के बाद फिर वहाँ से वापस आती है, जोधपुर आती है। फिर वो बात करती है सारांश से कि ऐसे तो भटकने का मतलब नहीं है, कुछ करो। तो सारांश कहता मेरा एक दोस्त है नेपाल में, तुम नेपाल चले जाओ, वहाँ तुम्हें कोई नहीं ढूंढेगा। फिर वो जोधपुर से दिल्ली आती है। फिर दिल्ली से बस के ज़रिए वो यूपी नेपाल बॉर्डर पर जाती है। फिर वहाँ से सड़क के रास्ते वो काठमांडू जाती है। काठमांडू में इनका एक दोस्त था सारांश का, जिसका नाम था देवकोटा। वहाँ उसको वो एक होटल दिलाता है और फिर उसे एक लोकल सिम देता है। ये सिम इसलिए ज़रूरी था ताकि वो सारांश के साथ संपर्क में रहे। अब अर्चना काठमांडू में है और सारांश के साथ मोबाइल पर लगातार संपर्क में है। इस दौरान में वो लगातार सोशल मीडिया और मीडिया की खबरों पर भी नज़र रख रही है। उधर घर वाले परेशान हो रहे हैं। जब सारांश ने सारी कहानी सुनाई तो फिर पुलिस उसे लेकर यूपी बॉर्डर तक पहुंचती है, फिर नेपाल जाती है और आखिरकार अर्चना मिल जाती है। अर्चना को अब पुलिस अपने साथ लाती है, उससे पूरी पूछताछ होती है। पूछताछ करने के बाद कल 20 अगस्त को उसे भोपाल लाया जाता है। भोपाल लाने के बाद अर्चना के पेरेंट्स को बुलाया जाता है और अर्चना को उन्हें सौंप दिया जाता है। फिलहाल अर्चना के खिलाफ कोई मामला नहीं बनाया गया, लेकिन सारांश के खिलाफ मामला बनाया गया।
और पुलिस अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि क्या धाराएं लगाएं और इन लोगों के खिलाफ क्या कुछ बनता है, क्योंकि यहाँ क्राइम कुछ नहीं हुआ, लेकिन 12 दिन 70 पुलिस वाले, 500 से ज़्यादा CCTV कैमरे, कई शहरों के खाक छानना, सरकारी गाड़ी उसके पेट्रोल को फूंकना, ये सारी चीज़ें क्यों? क्योंकि एक लड़की गुम हो गई और उसे ढूंढना है। लेकिन वो लड़की तो गुम हुई नहीं है, वो तो खुद ही गायब हुई थी, सिर्फ इसलिए ताकि वो उसके घर वाले जो चाहते हैं कि शादी कर ले एक पटवारी से, वो करना नहीं चाहती है और वो जज बनना चाहती है और पढ़ाई पूरी करने से पहले शादी के खिलाफ थी। पुलिस वालों ने घर वालों को भी समझाया और अर्चना को भी समझाया। समझाने के बाद उसके घर वालों के उसे हवाले कर दिया गया। अब उम्मीद यही है कि शायद घर वाले भी समझ गए, अर्चना भी समझ गई और अर्चना को इस बात का एहसास भी है कि उसने एक तरह से कानून के साथ खिलवाड़ किया है। खुद के गायब होने का नाटक रचना भी एक जुर्म है, लेकिन फिलहाल बहुत सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से पुलिस ने उसे परिवार के हवाले कर दिया है। तो जितने लोग परेशान थे, मीडिया, सोशल मीडिया में खबरें तैर रही थी, आखिर में क्लाइमेक्स यही निकला। हालांकि मैं आपको बताऊं इस स्टोरी के बारे में, जब मैंने पहली बार आप कहानी सुनाई थी, उसके नेक्स्ट डे MP के एक पुलिस अफसर से मेरी बात हुई और उन्होंने ये कहा था, क्योंकि बहुत सारी बातें आ रही थी कि शायद नर्मदा नदी में कूद गई या कुछ हादसा हो गया। उनकी टोन से साफ लग रहा था, उन्होंने कहा था कि हमें पता चल गया है और अर्चना सही सलामत है, हम जल्द ही पेश कर देंगे। तो उनकी जो बातों में जो एक विश्वास झलक रहा था, कॉन्फिडेंस, उसी दिन मुझे एहसास हो गया था कि अर्चना की गुमशुदगी की कहानी कुछ और है, लेकिन कहानी ये थी, ये मुझे भी पता नहीं था और उन्होंने भी नहीं बताया। क्यों? क्योंकि तब तक अर्चना उनके हाथ नहीं लगी थी। खैर, ये थी आज की कहानी। कहानी खत्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज हीरेंद्र झा, इनका जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे हीरेंद्र। हीरेंद्र बिल्कुल मल्टीटास्कर हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। इन्होंने कई किताबें लिखी हैं, TV सीरियल लिख रहे हैं, एक फिल्म भी लिख रहे हैं, ट्रैवल भी करते रहते हैं, खूब घूमते हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं और गज़ब के इंसान हैं। एक बुक इन्होंने लिखी थी, उसमें उन्होंने मुझे भी अपना हिस्सा बनाया था। तो तुम्हारी इस मेहनत और तुम्हारे जज्बे को हमेशा सलाम हीरेंद्र। हैप्पी बर्थडे, हमेशा अच्छे रहो, खुश रहो, खूब तरक्की करो, यही मेरी दुआ है। इसके अलावा प्रीति जायसवाल, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे प्रीति। और ये सुधीर कुमार जी की बहन है, जुबैर शेख एंड शाम पांडे। इन दोनों की भी आज इन दोनों का भी जन्मदिन है, जुबैर शेख और शाम पांडे। तो आप दोनों को जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक, बधाई, हैप्पी बर्थडे। ईशान शाह, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे ईशान। और ये खयाती शाह जी के हस्बैंड हैं, एंड थैंक यू सो मच खयाती, आपके प्यार भरे मेल के लिए। इसके अलावा हमारे ऑफिस में कल एक आई कैंप लगा था और यहाँ मेरी मुलाकात हुई हरेंद्र कुमार से। बड़ा अच्छा लगा मिलकर। थैंक यू सो मच हरेंद्र, आपके प्यार के लिए और आप जिस तरीके से कहानी सुनते हैं। एंड सुनीता जी, ये हरेंद्र की वाइफ है, तो थैंक यू सो मच आप दोनों का, और अच्छा लगा था आपसे मिलकर। तो इसी के साथ आज की कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू।